स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का आंसर राइटिंग सेशन का 8 क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका पेपर 4 से। आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हम लोग जब से कंपटीशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तब से पढ़ते आ रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ये सब तो हम लोगों का पूरा आर्टिकल रटा हुआ है ही, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप जेपीएससी मेंस देखने जा रहे हैं और जेपीएससी मेंस का जो पेपर होता है, जेपीएससी मेंस में अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा और उसको कैसे टैकल करना है, किस डायरेक्शन में पूछेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। यानी कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का सेशन है, इसको जरूर एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आप जो भी अभी तक प्रिपरेशन किए हैं और आपको एक अच्छा आइडिया जनरेट होगा कि आपको इस टॉपिक को किस तरह से तैयार करना चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर इससे अराइज होता है तो आप नहीं छूटे, आपका नहीं छूटे और आप ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर कर पाइएगा आज के सेशन के बाद। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हम लोगों को इसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा समझिए आप लोग। सबसे पहले थोड़ा सा रणनीति को देखिए। अब जब देखिएगा पेपर 4 का आपके पास हम सिलेबस लेकर के आए हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन, ये जो आपका है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सेक्शन 1 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए कि ये जो 1, 2, 3, 4 जो है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन आया है। पहला आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनता है, उसका एक अलग सेशन लेकर के आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का जबरदस्त चांस है ना, और बहुत बार बीपीएससी में भी पूछा है और अदर पीसीएस में भी पूछा है और आपका झारखंड में भी पूछ चुका है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम लोगों को कवर करना ही है। दूसरा आप देखिए, संविधान के मूल लक्षण, जनहित याचिका की संकल्पना, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अलग अलग पीसीएस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ना, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका देखिए, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो है ना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को पता होगा क्या क्वेश्चन आया है, अभी हम जस्ट एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। उसके बाद आप देखिए 4th सेक्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये जो आपका 1, 2, 3, 4 है ना, मेरा मानना है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4 से ना आपका एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप अपना बेस्ट दे देते हैं तो ये क्वेश्चन का आप अच्छे से मतलब आंसर कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आज के क्लास के बाद, यानी कि आज जो हम डिफरेंट डायमेंशन बताने जा रहे हैं, डिफरेंट ट्रैक बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप नीति निर्देशक तत्व से एटलीस्ट क्वेश्चन को आसानी से लिख दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप थोड़ा समझिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उससे पहले लास्ट ईयर आपका मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यानी कि 3rd वाला पॉइंट से, है ना, उससे क्या क्वेश्चन आया था थोड़ा समझिए। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। Fundamental rights in India are overstressed while fundamental duties are under-emphasized. Do you agree? Give reason to support your answer. Dear students, क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कीजिए कि पॉलिटी में आपसे बोलेगा कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए, है ना, और आप फटाफट जो है
पूरा का पूरा अनुच्छेद भाग 4 36 से 51 तक दनादन लिख दीजिएगा, खुश हो जाइएगा। इतना बढ़िया आएगा तब तो मजा आ जाएगा, है ना। सब आर्टिकल को लिख दीजिए, है ना। और नंबर भी वैसे आप आर्टिकल को लिख भी दीजिएगा तो नंबर भी खतरनाक ही आएगा, है ना। नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या कीजिए, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। इसमें इतना डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा ना कि हम तो बोलेंगे भाई नहीं आई क्वेश्चन, उससे बढ़िया कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले इससे। तो डियर फ्रेंड थोड़ा सा समझिए कि नीति निर्देशक तत्व से सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, यानी किस टाइप से आया है। हम जस्ट प्रीवियस ईयर ना क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, बीपीएससी का भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है क्वेश्चन, है ना। इनफैक्ट 2018 में जो बीपीएससी हुआ था 60वीं 62वीं का एक साथ एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया है। हम आपको उसी का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप ना क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर को समझ जाइए, तो उसके बाद ना आपको थोड़ा सा मेरे ट्रैक पे प्रिपरेशन करने में भी मजा आएगा। आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा हमको ट्रैक पे काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज़ का सामने प्रमाण रहता है ना कि भाई इस टाइप का चीज़ आ रहा है, तो फिर लगता है कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, फॉलो करना चाहिए, है ना। नहीं तो नए स्टूडेंट लोग अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं 60वीं 62वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018, आप लोग देख पा रहे होंगे। 60वीं 62वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 का जो क्वेश्चन है यह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, यानी कि यू मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। If you don't have the knowledge of each and every aspects, यानी कि each and every dimension of the topic, then you can't write as better as you expect. Dear students, शानदार लिखने के लिए आपको कम से कम ईच एंड एवरी डायमेंशन को टच करना पड़ेगा और लिखने का तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है समझिएगा। बोला राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहां तक लागू किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसका नेचर क्या है, किस टाइप से लिखना है। इसमें अगर आप सीधे सीधे आर्टिकल रट के चल जाते हैं तो आप बढ़िया से नहीं लिख पाइएगा। अब मार्क्स तो छोड़ दीजिए, मार्क्स तो आपके एक्सपेक्टेशन से अनुरूप नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप आपको हम दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतवर्ष में संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइए। डियर स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन के हेल्प से आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व को हम लोगों को किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहिए। इससे और भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम आपको क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे, है ना। आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जो घर पे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए उसको समझिए, है ना। एकदम अच्छे से समझते चले जाइए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप नीति निर्देशक तत्व को लिखिएगा, समझ गए ना। तो नीति निर्देशक तत्व को जो आप लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आप ना उसके बारे में बताइए नीति निर्देशक तत्व क्या है ना। जब भी नीति निर्देशक तत्व आप लिखिएगा तो आप जो है ना नीति निर्देशक तत्व क्या है ना, इसके बारे में आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व लिखने का जरूरत पड़ता ही है। और आप ना इसके लिए आप अपना प्रस्तावना का, संविधान का जो प्रस्तावना है ना उसका आप यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, संविधान का प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा वर्ड को, समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए डैश 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 डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम इसलिए बोले कि यहाँ से आप कुछ वर्ड उठा करके इसको एक अच्छा मतलब लाइन क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जिसको डायरेक्ट लिख देने से मतलब थोड़ा सा इंप्रेसिव रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे लिखने का सबका तरीका अपना अपना होता है, एक्सप्रेशन अपना अपना होता है और अपने एंगल से सभी को एक्सप्रेस करते हैं। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही लिखो। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। बट हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे थे, जो हमारा प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है, उसमें जो चीज़ बोला गया है ना उसको आप रिलेट करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व
संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस लाइन को लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि उस बात को डाल दीजिए आप शुरुआत में ही जिस पे आपका आंसर जाने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना? वो तो क्वेश्चन पे आपका डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन आता है और किस टाइप से उसका आंसर फॉर्मेटिंग होगा। दैट विल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, हम एक जनरल बता रहे हैं, है ना? ये कोई भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आप शुरुआत कर रहे हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर आपको लिखना है ना? मान लीजिए आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा। जैसा कि आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन जो बताएं बीपीएससी 2018 का, तो आप उसमें इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, है ना? उसके बाद क्या है ना कि जब आप कोई आंसर फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि इसके बारे में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स अगर उससे जुड़ा हुआ कोई विचारक हैं, यानी कि कोई थिंकर्स हैं और उनका कुछ विचार है, बात समझ रहे हैं ना? उनका अगर कुछ विचार है तो उसको भी आंसर में जरूर डालिए। इसको आपको रटना पड़ेगा, है ना? कोई भी विचारक जो है, कोई भी जो थिंकर्स हैं, तो उनका जो कोई विचार है उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, उसको आप डालिएगा ना, तो उससे बहुत इम्प्रेसिव आंसर होता है और उससे आपका आंसर थोड़ा सा स्ट्रांग बनता है, दूसरे से डिफरेंट बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा कष्टदायक काम क्या है कि रटना पड़ता है, बट आपको तो एग्जाम देना है, दिन रात आप पढ़ ही रहे हैं तो रटिए, है ना? उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जो भी विचार है उसको आप ना अपने डेफिनेशन के साथ लिंकअप कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, है ना, वो बोले थे कि नीति निर्देशक तत्वों का बड़ा मूल्य है, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। वे भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र, वे भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये उनका विचार था। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोट करके इस लाइन को लिख दिए। बात समझ में आया? एक और कोटेशन है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन का। किसका हम बोल रहे हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन जी का, है ना? वो बोले थे कि नीति निर्देशक तत्व, क्या बोले थे? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रेनविल ऑस्टिन जी क्या बोले थे कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है, ये बोले थे। अब इसको भी कोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इससे स्ट्रांग होता है आपका आंसर, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म होता है। उसके बाद ना आप जो इसको डिफाइन कर दिए चीज़ों को, है ना? अगर मान लीजिए आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, आप डिफाइन कर दिए। डिफाइन करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में कहाँ पर जो है ना इसका प्रोविजन है। दैट मीन्स यू हैव टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करना पड़ेगा। आप आगे बताइए, उसके बाद अपने आंसर में बताइए कि भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। साथ में आप ये बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया था, किस देश से प्रेरित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। समझ गए? ये आप बोल दिए, यानी कि आप मतलब बता दिए कि भाई कौन सा भाग में किस अनुच्छेद में है और कहाँ से लिया गया था, इसको आप बता दिए। समझ गए? उसके बाद आप बताइए कि भाई नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत क्या है। समझ गए? नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत क्या है, क्या प्रिंसिपल है।
समझ गए ना। मतलब आपको अगर आंसर को आगे बढ़ाना है तो आप उसको सिद्धांत पे आ जाइए, है ना। सिद्धांत में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांत। समझ गए, लोक कल्याणकारी राज्य तथा समाजवादी राज्य की स्थापना, इस चीज को आप एलेबोरेट कीजिए। उसके बाद आप एलेबोरेट कर सकते हैं गांधीवादी विचार से संबंधित निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को। समझ गए, गांधीवादी, एक बार फिर सुन लीजिएगा, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आप एलेबोरेट कीजिए। उसके बाद आप एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कतिपय नए निदेशक सिद्धांत, है ना, राज्य के नए निदेशक सिद्धांत को 42वां संशोधन 44वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है, उसको भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। समझ गए, तो ये आपका यहां तक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब समझिएगा जो मूल मुद्दा है, समझ गए ना। आप आर्टिकल लिखने से खाली काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन ना डिफरेंट ट्रैक पे पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक्सप्लेन करते हुए कौन कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा को प्रकट करता है, या कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा को उल्लेखित करता है, कौन कौन सा अनुच्छेद समाजवादी तत्व को प्रकट करता है, उस पर प्रकाश डालें। समझ गए ना, इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो उदारवादी तत्व को प्रकाशित करता है, को प्रकट करता है, उस पर प्रकाश डालें, है ना, उसको उसकी व्याख्या करें। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इनफैक्ट आया है। समझ गए, तो आपको ना अभी से जब आप अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं तो अभी से आपको गांधीवादी विचारधारा वाला जो भी अनुच्छेद है उसको साइड कीजिए, समाजवादी विचारधारा वाला जो भी अनुच्छेद है उसको साइड कीजिए, और उदारवादी विचारधारा वाला जो भी अनुच्छेद है उसको साइड कीजिए। डियर फ्रेंड्स, सबको साइड कर लीजिए। उसका कंटेंट दो लाइन ही सही, लेकिन उसका कंटेंट आप ध्यान में रखिए। आपको अनुच्छेद तो याद करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद इसलिए याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखिए, अब जो है ना, मौलिक अधिकार को छोड़ दीजिए। मौलिक अधिकार को मान लीजिए आप अच्छा से नहीं भी करते हैं, लेकिन इसको आप लाइन बाय लाइन रट जाइए और दो लाइन ही लिख दीजिएगा ना, तब काम अपना चल जाएगा। क्योंकि अपना ईच एंड एवरी डायमेंशन टच रहेगा ना, तो उसी डायमेंशन पे मार्क्स मिलता है। बात समझिए, आप कितना एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं ना, उस पर मार्क्स मिलता है। आप एक डायमेंशन पे पूरा लिख दिया, बाकी बात 2-4 डायमेंशन छोड़ दिए तो मार्क्स कट जाएगा, है ना। एक डायमेंशन में कितना लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए, आप जितना उसका पॉइंट्स है ना, जितना उसका एस्पेक्ट्स है, डायमेंशन है, सबको कवर कर दीजिए, मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, डीपीएसपी, तो डीपीएसपी जो है इसमें आपका कौन कौन सा है, गांधीवादी विचारधारा है ना। तो गांधीवादी विचारधारा, ठीक है, गांधीवादी विचारधारा में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आपका क्या है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पे आ रहा है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, उसके बाद अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। याद करना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, अनुच्छेद सब याद हो जाएगा। समझ गए ना, और अनुच्छेद याद हो जाएगा तो इसका कंटेंट इतना बढ़िया है कि जब आप पढ़िएगा अनुच्छेद 40 को, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और आपको पता भी होगा अनुच्छेद 40 क्या है। बट हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, उसके बाद 46, 47, 48 गांधीवादी तत्व पर बेस्ड है ना, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित नीति निर्देशक सिद्धांत है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को व्याख्या करने के लिए आएगा तो इसी अनुच्छेद को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए आप समाजवादी तत्व। तो समाजवादी तत्व से प्रेरित जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें आता है अनुच्छेद 38, 39, 39 का। 40 तो आपका आ गया किसमें, गांधीवादी में। 38, 39, 39 का 40 गांधीवादी हो गया। उसके बाद 41, 42, 43, 41, 42, 43, 43 का। बात समझ रहे हैं, 41, 42, 43 और 43 का। अनुच्छेद 47, ये सब क्या है, समाजवादी से रिलेटेड है। ये सब किससे रिलेटेड है, समाजवादी तत्व को इंगित करता है।
समझ गए। उसके बाद आप आइए उदारवादी तत्व को कौन प्रकट करता है ना, कौन कौन सा नीति निर्देशक तत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा अनुच्छेद 44-45 है, 44-45 बीच में छूट रहा था, आप लोग गौर कर रहे हैं। 43 है, 43 क है समाजवादी में, है ना, 43 ख है गांधीवादी में। उसके बाद क्या बचा, 44 छूटा, 45 छूटा। तो 44-45, 47-48 आपका कहाँ है, गांधीवादी में भी है, और 47 आपका कहाँ पे है, समाजवादी में भी आ जाता है। समझ गए। तो आपका यहाँ पे क्या छूट रहा है, 48। तो उदारवादी तत्व में आप 48 को शामिल करेंगे, यानी 44-45 इधर 48, उसके बाद आगे बढ़ जाइए 48 का 49, 50, 51। तो आप देख रहे हैं ना, इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अपने नोट्स को इस टाइप से फॉर्म कीजिए कि आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका उदारवादी तत्व हो गया, उदारवादी तत्व वाला हो गया। एक्सप्लेनेशन जब करने आएगा तो आपको इन्हीं सब अनुच्छेद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसी के आधार पे आपका आंसर फॉर्म होगा। समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपसे ये भी पूछ सकता है ना। तो आपसे जब इंपॉर्टेंस पूछेगा तो आपका इंपॉर्टेंस पहले से तैयार होना चाहिए। बात समझ गए। आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप सोचिएगा ना तो क्या होगा कि आप तैयार तो किए नहीं, आप सोच सोच के मन में लिखिएगा अपने मन से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उससे दो चीज होता है, एक तो टाइम बर्बाद होता है, दूसरा उतना बढ़िया आप लिख नहीं पाते हैं ना जितना बढ़िया आपको लिखना चाहिए। तो जब आपका क्वेश्चन आउट है, आपको लगता है कि भाई हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यों नहीं इसको इतना बढ़िया तैयार कर दे कि भाई कोई भी इससे क्वेश्चन पूछे, कोई भी डायमेंशन उठा के पूछे तो सीधे हम दन लिख दें। मेरा बात समझ रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है ना कि आप एकदम बढ़िया से बढ़िया आंसर लिखिए, और उसके लिए खास करके उस टॉपिक का जो टॉपिक हम बोल रहे हैं कि ऑड टाइप का है, मतलब जिससे आने का पूरा संभावना है, उसका सब डायमेंशन वो कवर कर दीजिए। ऐसा कवर कर दीजिए ना कि वहां से क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे बेस्ट लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, आप लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व से क्वेश्चन आया है। 40वां बीपीएससी है। पूछा है, भारतवर्ष के संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए, है ना, एवं उसका महत्व बतलाइए। देख रहे हैं ना आप। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आपको महत्व पहले आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। महत्व में क्या क्या बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। 2-3 पॉइंट हम बोल रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, है ना, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा आप बोल सकते हैं कि भारत सरकार के जितने भी कल्याणकारी कार्यों का आधार है, भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का जो आधार है ना, दैट मीन्स अधिकांश योजना जो है वो किससे प्रेरित है, नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि इसमें नीति निर्देशक तत्व में संविधान का दर्शन निहित होता है। आप इस लाइन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गए। तो इस टाइप से आप इसका महत्व को एक्सप्लेन करते हुए आगे आराम से बढ़िए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम नए हैं और इस टाइप से अगर आप अपना कंटेंट तैयार नहीं किए हैं, या फिर फर्स्ट टाइम आप जो है ना जेपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोगों का एक आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है ना, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि आपको जो भी टॉपिक है, जितना भी आपका अगले 3 महीने तक, है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें आपको आंसर फॉर्मेटिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है ना, और साथ में जो कंटेंट होता है, जो बेस्ट कंटेंट है टॉपिक से रिलेटेड, वो कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप उस कंटेंट के बेसिस पे, उस आंसर फॉर्मेट के बेसिस पे जो भी गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर तैयार कीजिए। आंसर तैयार करके आप हमें जो है सो शेयर करते हैं। उसको आपको हम लोग का जो एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे सर हैं, वो इसको रिव्यू भी करते हैं, आपका कहाँ गलती है वो भी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अमेजिंग सेशन है आंसर राइटिंग का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आंसर राइटिंग एक कला है और जो लिखने से आता है। समझ गए। तो आंसर राइटिंग सेशन
की मदद से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करीब करीब अगले 3 महीने में 100 से ऊपर टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनता है कि आपका टॉपिक वहाँ से एटलीस्ट जो टॉपिक है ना 100 टॉपिक, उसी से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा और वहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा सिलेबस तो वैसे भी आप लास्ट मोमेंट में कर नहीं सकते हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा ना कि कुछ जैसे 100 टॉपिक को एकदम रट जाना पड़ेगा एकदम अच्छे से, कि वहाँ से अगर हम अपना बेस्ट देंगे। तो इसमें आपका आंसर राइटिंग ग्रुप जो है ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अब हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग जुड़े हैं और उन लोगों का ज़बरदस्त फीडबैक है, उन लोगों को पसंद आ रहा है। आई होप कि आप लोग भी जब इससे जुड़िएगा और इस पर कवर कीजिएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा हमारे अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको सब मिल जाएगा, तो आपको भी ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेड क्लास है बट इसका फी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप आसानी से इसे ज्वाइन कीजिए, है ना, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर आलोचना करने के लिए आ जाएगा तो उसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी डायमेंशन को टच कर रहा है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन कवर नहीं कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिख लिए उसको रट लिए जाके दे दिए, तो ऐसे थोड़ी होगा, आपको टॉपिक कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए महत्व ने पूछा आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचना करने के लिए दे दिया, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को की व्याख्या कीजिए, है ना, या फिर इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपका इसका आलोचना में क्या क्या पॉइंट डाल सकते हैं, उसको एलेबोरेट कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आ जाता है क्रिटिकली एग्जामिन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी का क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, है ना, क्वेश्चन का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स और पहलू को आपको टच करना है, जिसको आप गेस कर रहे हैं ना उसको आप सब कुछ समझिए, उसका ईच एंड एवरी डायमेंशन को। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिसको गेस करके पढ़ रहे हैं 100 टॉपिक को, उसको आप इस टाइप से पढ़िए कि उससे कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म होगा तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करना पड़े, यानी कि तो आप क्या कीजिएगा, क्रिटिसिज्म करना पड़े तो क्या कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, उसको एलेबोरेट करके आपका आंसर उसी फॉर्म में जाएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आप बोल सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया है। आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए। अब दूसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा पॉइंट आप इसमें आलोचनात्मक परीक्षण में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व अस्पष्ट एवं अतार्किक रूप से संग्रहित है। क्या बताएं हम कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप से संग्रहित है, आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा, आप इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद और संघर्ष का कारण बन जाता है, आप इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए। यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण में आप ये सब डालिए। पांचवा पॉइंट आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें सम्मिलित कई प्रावधान ऐसे हैं जो आज भी लागू नहीं हुआ है। आप एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे कि समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता आज भी लागू नहीं हुआ है, बात समझे। तो आप ये सब चीज को क्रिटिकली एग्जामिन जब आपको करने के लिए आएगा तो उसमें आप इसको डालिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, समझ गए। यानी कि टू द पॉइंट एक्सप्लेन कीजिएगा ना। जैसे आपको 5 पॉइंट बताए थे, 5 पॉइंट से मान लीजिए आप 4-4 लाइन ही लिख देते थे, 20 लाइन हो गया, समझ गया ना। अब 20 लाइन हो गया मतलब मान लीजिए एक लाइन में आप 6 से 7 वर्ड लिखते हैं तो 140 वर्ड का आपका हो गया ना जी, बात समझ रहे हैं। तो आप 4-4 लाइन ही लिख दीजिएगा ना तो काफी हो जाएगा, उससे ज्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप देखिए ना कि आप अंट संट उल्टा पुल्टा लिखने से बढ़िया है कि आप 5 ठोस पॉइंट को पकड़े और उस पर आप 2-3 लाइन लिखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है उस टाइप से। मतलब मैक्सिमम डायमेंशन कम लिखिए बट मैक्सिमम चीज़ों को कवर कीजिए,
समझ गए। तो अगर क्रिटिसिज्म करने के लिए आएगा तो आप इस 5 पॉइंट को एलेबोरेट कर दीजिए, है ना। और भी अगर आपको आइडिया आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि 5 ही है, और भी आपको लग रहा है कि इस पर भी करना है तो उस पर भी कीजिए। मेरे कहने का मतलब जितना याद है मैक्सिमम उतना कीजिए, है ना, लेकिन कम से कम 4-5 भी कर देते हैं तो काफ़ी लगता है। अब देखिए, अब आपसे अगर मान लीजिए पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें संशोधन कब कब किया गया है ना, इसमें संशोधन कब कब किया गया है, मान लीजिए आपसे इससे पूछता है, या संशोधन करने की क्या आवश्यकता किया गया या क्या फिर जोड़ा गया है, समझ गए। इस टाइप से संशोधन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा 4 प्रमुख संशोधन हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अभी तक, समझ गए। वो चारों संशोधन को याद रखिएगा, याद रखना बहुत आसान है। पहला आपका है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। पहला बार संशोधन कब हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को याद रखिएगा, है ना। इसमें क्या गया था, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस संशोधन के माध्यम से इसमें यानी कि संविधान यानी कि नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 को, अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 48 को शामिल किया गया था। समझ गए क्या क्या शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या शामिल किया गया था, तो अनुच्छेद 39 को, अनुच्छेद 43 को और अनुच्छेद 48 को शामिल किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, है ना। जब आप लिखिएगा गांधीवादी विचारधारा या फिर समाजवादी या फिर जो है सो उदारवादी, तो यहाँ पर ना आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो आर्टिकल है ना इसको इस 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है सो ये किया गया था, समझ गए। इस टाइप से लिंकअप करके आप लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स इसके माध्यम से अनुच्छेद 38 को परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 38 का परिभाषा में परिवर्तन किया गया था, किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45 यानी कि तीसरा जो संशोधन हुआ था। आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 45 जो है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि राज्य जो है प्रारंभिक शैशवावस्था यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, छोटा मतलब जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का, ठीक है ना, छोटा बच्चा जो होता है उसका प्रारंभिक शिक्षा और जो है सो आपका क्या बोलते हैं उसको, देखरेख, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और देखरेख। तो सभी बालकों को 6 वर्ष तक की आयु तक का शिक्षा प्रदान करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यह आपका अनुच्छेद 45 बोलता है, समझ गए। इसमें हुआ संशोधन, कब हुआ संशोधन, तो आप लोगों को पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 का धारा 3 याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 का धारा 3 के द्वारा, है ना, इसको क्या किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। आप लोग सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई अब जो है ना 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, समझ गया ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। अब चौथा जो संविधान संशोधन है ना वो आपका है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। कौन सा है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को याद रखिएगा। इसके माध्यम से क्या किया गया, तो अनुच्छेद 43 ख जो है उसमें सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है, यानी कि 97th अमेंडमेंट जो है इसके माध्यम से क्या किया गया है, याद रखिएगा क्या किया गया है, तो सहकारी शब्द समिति को जोड़ा गया है ना, किसमें, 43 ख में जोड़ा गया है, समझ गए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका संविधान संशोधन हो गया प्रमुख जो किया गया। प्रमुख क्या, ये 4 संविधान संशोधन बेसिकली हुआ ही है ना। उसके बाद जब आप अपने आंसर का एंडिंग की तरफ जाइएगा तो थोड़ा सा वर्तमान स्थिति से भी रिलेट कीजिएगा इसको, समझ गए, यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है। डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, अपने आंसर को। और अगर कुछ करंट डेटा है या कुछ करंट ऐसा आपका लिंकअप हो रहा है उसको भी जरूर डालिए, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ऐसा आपका रिपोर्ट आया है जिसको हम लोग लिंकअप करने का आपको आइडिया दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, है ना। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आया है, IMF का रिपोर्ट आया है, सभी को आपके आंसर में कैसे लिंकअप करना है, किस किस चैप्टर में वो लिंक हो सकता है और उससे आपका आंसर कितना बेहतर हो सकता है इसके बारे में बताए हैं, है ना। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेंस का अभी तक 7-8 वीडियो आ चुका है आंसर फॉर्मेटिंग का, आप उसको जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपको हम बताना चाह रहे थे कि वर्तमान स्थिति से थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, है ना। वर्तमान स्थिति से रिलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है ना, प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में मूल अधिकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। समझ गए क्या माना जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि भाई वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है। समझ गए? किंतु आप डायरेक्ट ही मत बोल दिया, थोड़ा सा इसको आपको ना आर्टिकल से थोड़ा सा प्रूफ भी करना पड़ेगा, भाई कैसे माना जाता है। हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं, हवा वाला बात तो चलता नहीं है ना, उस पर तो आपका वैल्यू होगा नहीं। अब इसको प्रमाण भी करना पड़ेगा। इसका आप बोलिए कि न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि राज्य अपने तरीके से, है ना, मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम आपको बात बताएं कि वर्तमान समय में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है, इसको आप आर्टिकल का एग्जांपल देकर के बताइएगा। आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग, क्या बताएं हम? अनुच्छेद 39 क और 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी जाती है। इस लाइन को जरूर लिखिएगा, बहुत जबरदस्त लाइन है। आपको क्या बता रहे हैं, एक बार हम फिर से सुनिए, हम रिपीट कर रहे हैं। आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर वरीयता दी गई है। समझ गए? ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिए, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ना आपके आंसर में पूछ सकता है कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए अगर स्टेट फॉरवर्ड पूछेगा तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, नीति निर्देशक तत्व को एकदम अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो मेरे समझ से इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। 5-7 पॉइंट मूल अधिकार का, 5-7 पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तैयार कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आंसर फॉर्मेटिंग आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप नहीं बनाया है इस टाइप से, है ना, और तो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से जरूर जुड़िए। ये आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिशियल रहेगा, है ना। कम समय में आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नोट्स हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको मैक्सिमम चीज़ याद करना पड़ेगा और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल मामला अटकता है आंसर राइटिंग पे। जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ही आपके आंसर में प्रवाह आएगा, फ्लो आएगा, एक अच्छा और बैलेंस्ड आंसर लिख पाइएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है लिखना, दूसरा मुद्दा है अच्छा कंटेंट और ईच एंड एवरी डायमेंशन को टच करते हुए लिखना। तो वो जो डायमेंशन है ना, और जो कंटेंट है वो हम लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोगों से एक जस्ट रिक्वेस्ट है ना, ये आप लोगों को नहीं बोलेंगे कि नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बोलने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके काम का होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बट आप लोग ना वीडियो को जोर से शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 2, 4, 10 बच्चों के लिए यूट्यूब पे पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, आप लोग भी जानते हैं। और हम लोग चूंकि यूट्यूब पे लगातार आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, तो हम लोगों का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो को देखें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोगों से भी जुड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ नए अमेजिंग शानदार कंटेंट के साथ, जो आप लोगों के जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेपीएससी मेंस एग्जाम। थैंक यू।